हेलो नमस्कार। आज आपके बीच में एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं न कहीं जुड़ा हुआ तो धर्म से है, लेकिन उसका मुद्दा जो है वो कनेक्टेड है संविधान से, वसीयत से और साथ ही साथ में बेटे और बेटी के बराबर अधिकार से। मुस्लिम लॉ के तहत जो है, जो वसीयत बनाई जाती है तो उसमें क्या है, कुछ प्रतिबंध है, कुछ क्या है, रेस्ट्रिक्शन जो है वहाँ पे मेंशन है जो किए हुए हैं। अब उन्हीं चीज़ों को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति है जो कि अबू धाबी के अंदर एक अधिवक्ता के रूप में, एक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। संभवतः उनका जो नाम है वो है नौशाद के जी। तो इन्होंने एक रिट पिटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है। रिट पिटिशन का नंबर है 205/2025। हाल ही के अंदर है जो उसको फाइल किया गया। अब ये जो रिट पिटिशन है ना, ये कई ऐसे संवैधानिक और कई ऐसे वैधानिक और कई कुरान से जुड़े हुए मुद्दों को टच करती हैं, जिसके बारे में हम आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लीगल पर्पस और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है। रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना या रिलीजियस सेंटिमेंट के बारे में किसी भी तरीके से कोई भी टिक्का टिप्पणी करना इस वीडियो का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। अब समझिए, देखो जी क्या है कि यहाँ पे जो रिट पिटिशन फाइल की ना, उन्होंने तीन चीजें इनसे मांगी है। पहला तो ये मांगा कि मुस्लिम जो वसीयत लिखते हैं उनको कानूनी रूप से रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि जो शरीयत है वो उनको इनवैलिड कर दे, इसलिए उस वसीयत का कोई लीगल एग्जिस्टेंस ही ना हो। ये पहली प्रार्थना की गई। दूसरा, मैंडेमस जारी किया जाए देश की विधायिका को कि वो इस तरीके से कानून बनाए कि सभी नागरिकों को टेस्टामेंट्री का मतलब होता है वसीयत के रूप में अपनी प्रॉपर्टी को सक्सीड है जो करना, तो ऐसा कानून है जो बनाया जाए। और साथ ही साथ में भारतीय जो हमारा सक्सेशन कानून है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है, उसकी धारा 58 को असंवैधानिक है जो घोषित किया जाए। अब ये पूरा का पूरा मैटर क्या है, इसे हम क्या करेंगे, वन बाय वन समझने की कोशिश है जो करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, तो अबू धाबी के वकील साहब का ये कहना है कि जब कुरान की आयतें स्पष्ट रूप से मुसलमानों को न्याय संगत वसीयत बनाने का आदेश दे रही है, तो किसी भी मानवीय रूप से लगाए गए प्रतिबंध को, मानवीय रूप से लगाए गए प्रतिबंध को, अब यहां पर याचिकाकर्ता जो है दोनों बातें कह रहा है। एक तरफ जो अनकोडिफाइड मुस्लिम लॉ है, जहां पर शरीयत जो जहां पर वसीयत के बारे में जो है स्पेशल प्रावधान किए गए, रेस्ट्रिक्शन लिखे हुए। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि वो रेस्ट्रिक्शन क्या है। सामान्यतः अगर हम तुलनात्मक करें तो अन्य कानून के अंदर ऐसे ये सिस्टम रहता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी है तो एक जो आपके पूर्वजों की संपत्ति है उसको छोड़ दीजिए, बाकी आप अपनी प्रॉपर्टी को जितना चाहे जिसको चाहे क्या कर सकते हैं, वसीयत में दे सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रतिबंध है जो नहीं है। ठीक। अच्छा, इंडियन सक्सेशन एक्ट एक सेक्युलर कानून है, आप इस बात को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। मतलब इसका धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं है। ओके। तो जब कुरान जो है मुसलमानों को न्याय संगत वसीयत बनाने का आदेश दे रही है, तो फिर कोई भी मानवीय रूप से लगाए गए प्रतिबंध को उस आदेश पर हावी नहीं होने दिया जा सकता। उत्तराधिकार अधिनियम से मुसलमानों को बाहर रखना और गैर संहिताबद्ध मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत न्यायिक रूप से 1/3 की सीमा लागू करना संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मतलब पिटिशनर ये कहना चाह रहा है कि वर्तमान में जो नियम है, एक्चुअल में नियम क्या है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो है अपनी 1/3 संपत्ति, कितना, 1/3 संपत्ति जो है उसको वसीयत में कर सकता है। ठीक है। बाकी वाली संपत्ति के केस में नियम अलग है। तो यहां पर सिर्फ अपना वसीयत का अधिकार 1/3 तक सीमित रखना ये ठीक नहीं है। और दूसरा क्या है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट में धारा है 58, जो कि टेस्टामेंट्री सक्सेशन के बारे में कुछ चीज़ों को नॉन एप्लीकेबल कराती है। मैं आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पे धारा 58 को लेके आता हूँ ताकि आप उस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझ आ सकें। ये है सेक्शन 58। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये किसका है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 का। इसमें लिखा हुआ है कि प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल नॉट अप्लाई टू टेस्टामेंट्री सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मोमडन नॉर सेव एज प्रोवाइडेड सेक्शन 57। मतलब एक तरीके से मोमडन व्यक्ति के ऊपर इस कानून के इस पार्ट को क्या कर दिया गया, नॉन एप्लीकेबल है जो कर दिया गया। टेस्टामेंट्री अपने आप में सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि वसीयत के द्वारा अपनी संपत्ति को क्या करना, आगे इनहेरिट है जो करना। एक और होता है जहाँ पे नॉन टेस्टामेंट्री कह दीजिए या फिर कई बार बाय लॉ है जो कह दीजिए, तो वो इंटर स्टेट सक्सेशन ना, बिना वसीयत की मृत्यु हो जाना, तो वो भी एक सक्सेशन का पार्ट जो होता है। बट यहाँ पे इन्होंने वसीयती, और आज का टॉपिक भी हमें सिर्फ वसीयत तक ही सीमित रखना है।
बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या होता है जब कोई वसीयत नहीं लिखी गई है, वो आज का मुद्दा नहीं है। मेन जो पिटिशनर कहना चाह रहा है वो कह रहा है कि यार जिसकी संपत्ति, वो अपनी संपत्ति को अपने तरीके से डीले जो करना चाहिए। तो एक तो ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये जो नौशाद जी के द्वारा पिटिशन फाइल की गई है, ये पार्टी इन पर्सन अपीयर हुए थे, अबू धाबी से बिलोंग करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद व्यक्तिगत रूप से आए। देखो यहाँ पर ये बात भी स्वाभाविक है कि इस चीज को चैलेंज किसके द्वारा किया जा रहा है, एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा ही किया जा रहा है, क्योंकि स्वाभाविक हो सकता है उनको कुछ ऐसी गलतियां, ऐसी कमियां दिखी हो जो एक मुसलमान व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन है जो कर रही हो, और ये बात यहाँ पर आ रखी है। तो उन्होंने सीकिंग द राइट टू बी गवर्न बाय इंडियन सक्सेशन, तो वो कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम के तहत जो वसीयत का कानून ना, वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत गवर्न होना चाहिए, ना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत के तहत। अब देखो इसका थोड़ा विरोध भी हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि देखो कई बार है ना, हम किसी चीज को हो सकता है पूरा उस लहजे में ना समझ पाए जिस लहजे में पिटिशनर कहना चाह रहा हूं। तो पिटिशनर ये कह रहा है कि भाई इसको भी इंडियन सक्सेशन एक्ट में लाओ ना, जो मुसलमान वसीयत करता है उसको भी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत लाओ, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से डीले जो कर सके। आपने उसको जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन के तहत छोड़ रखा है, तो वहां पे जो वो नियम है वो एक तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पे उसको वॉयलेट है जो करते हैं। इतना ही नहीं, इस पिटीशन में एक दो चीजों का और भी जिक्र हुआ, जैसे कि यहां पर उन्होंने एक बात और बताई थी। क्या बताई? कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का केवल 1/3 हिस्सा ही वसीयत कर सकता है, और अक्सर कानूनी उत्तराधिकारियों को जनरली नहीं करता है। शेष 2/3 हिस्सा जो है वो फरीद के तहत, फरीद होता है इनहेरिटेंस का लॉ, इसके लिए उर्दू का शब्द इस्तेमाल किया जाता है फरीद, जो उत्तराधिकार का कानून है ना मोमडन लॉ के तहत, उसको फरीद कहेगा। उसके तहत निर्धारित नियमों का पालन करना होगा, और इसका उल्लंघन करने वाली कोई भी वसीयत तब तक अमान्य घोषित की जा सकेगी जब तक कि सभी उत्तराधिकारियों की सहमति ना हो। मतलब आप जिनको प्रॉपर्टी दे रहे हो उनकी भी कंसेंट जरूरी है। वैसे मोमडन लॉ के अंदर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है जो नहीं होता है, जैसे हिंदू लॉ के तहत है जो होता है। तो अब यहाँ पे जब तक आप जो है 2/3 संपत्ति के संबंध में उन लोगों की कंसेंट नहीं लो जिनको प्रॉपर्टी दी जा रही है, तब तक उसको विधि मान्य नहीं माना जाएगा, है ना। तो ये बात यहाँ पर पिटिशनर का ये कहना है कि यह व्यक्तिगत फ्रीडम को, इक्वलिटी को और जो रिलीजियस अपने आप में धार्मिक विवेक का उल्लंघन करता है जब इसे उन व्यक्तियों पर लागू किया जाता है जो जानबूझ के ऐसा करना चाहते हैं। तो सो एंड सो ये मामला यहाँ पर एक तरीके से आया, तो इन्होंने कई ऐसे कुछ लॉजिक भी दिए। उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम अपने घर को अपनी पत्नी और बेटियों को वसीयत नहीं कर सकता, बेटों और बेटियों को बराबर हिस्सा नहीं दे सकता, किसी भी डिपेंडेंट या कमजोर परिवार के सदस्यों के लिए अधिक प्रावधान अपनी प्रॉपर्टी से वसीयत के जरिए नहीं कर सकता। तो ये उन्होंने मेन जो है ना मौजूदा पाबंदी जो है उसको इस तरीके से 3 भागों में विभाजित है जो किया। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, एक ऑलरेडी पिटिशन जो है पेंडिंग थी, तो उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया, एक तरसीम वर्सेस धर्मा एंड अनदर मामले के साथ में इसको टैग कर दिया गया है। अब दोनों की सुनवाई साथ साथ है जो चलने वाली है। करेक्ट। यहाँ पे भारत में मुसलमानों को पवित्र कुरान के अनुसार न्याय संगत तरीके से वसीयत बनाने का अधिकार है और उन पर यह प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मेन कुल मिला के मुद्दा है ये, मतलब जो अनकोडिफाइड लॉ है मुस्लिम शरीयत के तहत जो है, तो वो इस तरीके से इस्तेमाल न किया जाए कि एक व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति को इस तरीके से क्या नहीं कर सके, इनहेरिट है जो ना कर सके। अब देखो इन्होंने बहुत ही, जो पिटिशनर है इन्होंने ना तो धर्म को लेकर कोई ऐसी आपत्तिजनक बात है जो यहाँ पर कही है, उन्होंने सिंपली एक तरीके से कहा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक ऐसी चीज जो बदलाव की जरूरत है उसको इम्प्लीमेंट करने का एक प्रयास है जो किया। अब यहाँ पर देखना रहेगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है इस संबंध में इन दोनों पिटिशन को किस तरीके से डील जो करता है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी शाहबानो बेगम का जो मामला था, शाहबानो बेगम वर्सेस अहमद वकील अहमद, तो उनके जरिए भारत देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक नींव है जो रखा गया था। इंडियन सक्सेशन एक्ट अपने आप में एक तरीके से जो समान नागरिक संहिता है उसका क्या करता है, एक तरीके से एडवोकेसी है जो करता है। करेक्ट। तो यहाँ पर ये निर्णय भी निसंदेह जितना महत्वपूर्ण शाहबानो का जजमेंट था उतना ही महत्वपूर्ण ये इंपॉर्टेंट है जो होगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो कहीं न कहीं हमारा इशारा जो है वो सभी तरह की संपत्तियों के संबंध में सक्सेशन का समान कानून हो भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए, तो उस और बात है जो जाती है। तो ये मुद्दा भी उसी से कनेक्टेड है जो होता है।
देखिए फैमिली लॉ के तहत आपके हिंदू लॉ, मोमडन लॉ, ये अक्सर है ना न्यायिक सेवा परीक्षाओं के एग्जाम का एक अहम मुद्दा है जो होता है। ठीक, न्यायिक सेवा की परीक्षा का मतलब होता है कि हर राज्य अपनी तरफ से क्या करता है, जुडिशरी का एग्जाम है जो कंडक्ट कराता है ताकि सिविल जज का अपॉइंटमेंट किया जा सके, या एडवोकेसी के तहत जो है आप जो ये डील करना चाहते हो उसके लिए भी कानून की जानकारी है जो होनी चाहिए। हमारे देश में चाहे फैमिली कोर्ट हो, चाहे कहीं ऐसे पर्सनल लॉ के मुद्दे हो, आज भी धार्मिक कानून के आधार पर क्या क्या डील है जो किए जाते हैं। अंतर जरूर है कि कुछ धर्म के अंदर इसको कोडिफाइड किया गया है तो कुछ धर्म में अभी भी ये कोडिफाइड नहीं है। तो अगर आप जुडिशरी की क्लासेस को अच्छे तरीके से डील करना चाहते हैं और रिसेंट के मुद्दों से लिंक करते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप लिंकिंग करते हुए दो अलग अलग सेक्शंस के अंदर समान कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाहते हैं और डायग्रामेटिक नोट्स को यूज़ करना चाहें, तो आप कनेक्ट हो सकते हैं लिंकिंग लॉ के जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम से। आप वेबसाइट पर जाएंगे लिंकिंग लॉस की, वहाँ पर आपको ये लिंकिंग कोर्सेज के अंदर सारी डिटेल है जो मिल जाएगी, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जुडिशरी के कोर्सेज से एडवोकेसी कोर्सेज कनेक्ट जो कर सकते हैं। आप जो टॉपिक पढ़ना चाहें वो मैंने आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल करा रखा है। जैसे आप सिर्फ BNSS पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप BNSS का कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी सेगमेंट है वो भी क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरी टीम से कनेक्ट है जो कर सकते हैं। मेरी टीम का नंबर आपको वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा 9887746465 इस नंबर पे। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन जो कि मुसलमानों के मध्य वसीयत के कानून के बारे में बात करता है, इसके बारे में आपने कुछ जानकारी प्राप्त की होगी। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।